नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन हिंदी में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट का जो यूनिट 4 है। ठीक है, यूनिट 3 तक हमने पढ़ लिया है। अब आज हम यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 क्या है? विचारधारा। वो विचारधाराएं जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को, आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रभावित किया है, वह सामाजिक विचारधाराएं, वो भारतीय और पाश्चात्य भी हो सकती है। इन सभी विचारधाराओं ने कहीं ना कहीं भारतीय हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया है, क्योंकि यदि समाज में कोई भी विचारधारा चलती है और समाज जैसा होता है वैसा ही उसका ही प्रतिबिंब हमारे साहित्य में भी दिखता है। तो साहित्य कहीं ना कहीं इनफैक्ट बहुत ज्यादा आसपास के सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी प्रभावित होता है। तो विचारधाराओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी साहित्य की दशा और दिशा को बढ़ाने में। तो आज हम इन्हीं विचारधाराओं को पढ़ेंगे। ठीक, इसमें जो सबसे पहले जो आपका यूजीसी नेट का टॉपिक है वो है हिंदी भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन। जो पहला टॉपिक है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, यह बात हो रही है 19वीं सदी के पूर्वार्ध की। ठीक है, कब की? 19वीं सदी के पूर्वार्ध की बात हो रही है लगभग यहाँ पर, कि भारत में उस समय चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भारतीय नवजागरण उसको, स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में किस प्रकार से हेल्प कर रहा था। तो यहाँ एक शब्द है नवजागरण, इसका बहुत महत्व है। ठीक है, यह शब्द भारतीय परिप्रेक्ष्य का ही नहीं बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य का भी है, क्योंकि उस समय संपूर्ण विश्व में यूरोपीय जो क्रांति चल रही थी, पुनर्जागरण की क्रांति चल रही थी यूरोप की। ठीक है, यूरोप की क्रांति पुनर्जागरण की जो चल रही थी उसका जो प्रभाव हमारे भारत में पड़ा और भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन पे पड़ा था, वो है नवजागरण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नवजागरण, मतलब नए तरीके से जागना। ठीक है, वापस जग चुके हैं, नए सिरे से फिर से जागना। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने अपने समस्याओं में कह सकते हैं या फिर नए क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब कह सकते हैं कि हम सब अपनी अपनी समस्याओं में, अपनी जिंदगियों में इतने व्यस्त हो चुके थे उस समय कि हम सो चुके थे और अपने अधिकारों, अपने आसपास के प्रति, व्यवस्था के प्रति जागरूक नहीं थे। तो पुनर्जागरण आंदोलन ने, यूरोपीय पुनर्जागरण आंदोलन ने वापस से सबको एक नए सिरे से जगाने का प्रयास किया था, जिसके द्वारा हमने भी, भारत में भी लोगों ने समझा कि उसकी स्थिति क्या चल रही है। ठीक, एक तो ये इस समय जस्ट 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में लोग जगे और कहीं ने कहीं वो क्रांति लास्ट में विफल हो गई, लेकिन उस क्रांति ने इतना तो अंग्रेजों को बता दिया कि भारतीय जनता के भीतर कहीं ना कहीं खुद को इस जंजीर से आजाद करने के लिए एक चिंगारी है, और वह चिंगारी को बस कुछ हवा की जरूरत है, और वही सारी हवा की जरूरत जो पूर्ति है वो यह नवजागरण कहीं ना कहीं करने वाला था। तो ये नवजागरण क्या है? इसीलिए नवजागरण जो है ये पुनर्जागरण काल इसको कहा गया, जिसका उदय, इसी पुनर्जागरण का जो है उदय आपके हिंदी साहित्य या हिंदी कविता में नवजागरण के द्वारा होता है। अभी आगे हम हिंदी नवजागरण जब पढ़ेंगे तो इसको और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव कैसे आया। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय, ठीक है, जिस समय नवजागरण ये दौर की बात की जा रही थी, उस समय जो था वो उस काल का परिवेश कैसा था, 19वीं सदी के पूर्वार्ध का परिवेश, भारतीय भारतीय जो समाज था वो कई तरह की विकृतियों से, कई तरह की रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था। तो हम अपने में ही, अपने इस पुरातनता, कुछ पारंपरिक रूढ़ियों में ही इस तरह से जकड़े हुए थे कि हम आजादी की तक तो जो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। हम आपसी भेदभाव, आपसी छुआछूत, कुछ पुरानी जकड़ी हुई पुरानी रीतियों, इन सब चक्करों में ही हम उलझे रह गए थे और ये और ज्यादा हमें गर्त की ओर ले जा रही थी। तो सबसे पहला और जरूरी काम क्या था स्वाधीनता आंदोलन के लिए या भारतीय समाज को जगाने के लिए, कि इन्हीं रूढ़ियों को, इन्हीं कर्मकांडों को, इन्हीं भेदभाव को खत्म किया जाए।
जिसके लिए कुछ समाज जिनकी स्थापना हुई थी, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इन सब रूढ़ियों को खत्म करने के लिए। ठीक है, और साथ ही में उस समय अंग्रेजों ने ये एक अपने लिए कार्य किया था, लेकिन ये भारत के लिए भी अच्छा रहा। उन्होंने प्रेस की स्थापना की थी। किसकी? प्रेस की स्थापना। ठीक है, जिसका इसका भी पूरा सहयोग हमारे भारतीय नवजागरण को मिलता है, और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस ने भी काफी मदद किया था। ठीक है, और साथ ही मदद किया था जिन सहायक संस्थाओं ने, उनको आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसमें संस्था है वो आती है आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कब आता है? ये 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समाज। ठीक, इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये समाज उस समय धार्मिक कर्म कांडों को का विरोध किया। इस समाज ने धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया और नई पुरानी रूढ़ियों का विरोध किया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि इस समाज ने सती प्रथा का विरोध किया और उसको कहीं ना कहीं खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसने ब्रह्म समाज ने। ठीक है, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है 1867 में प्रार्थना समाज। इसी की अगली इकाई 1867 में प्रार्थना समाज। ठीक, ये बंगाल में इसका उदय हुआ था ब्रह्म समाज का। प्रार्थना समाज का जो प्रवर्तक हैं वो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इस समाज में भी धार्मिक कट्टरताओं को, रूढ़िवादियों को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, और साथ में आम जनता के बीच ये बहुत ज्यादा जाकर के लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते थे, और उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाते हुए समाज की विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आता है वो है 1875 में आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज। इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ये समाज ने भी सामाजिक भेदभावों को दूर करने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इसने समाज को एक करने के लिए इसने हिंदी भाषा को बहुत महत्व दिया। तो आर्य समाज ने हिंदी भाषा के लिए काफी प्रयत्न किए हैं। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट संस्था है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये 1882 के लगभग नहीं थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। कर्नल अलकाट और ब्लाटवर्स्की इस संस्था के ये संस्थापक थे। भारत में ये एनी बेसेंट, जो चर्चित नाम होंगे या परिचित भी होंगे, एनी बेसेंट इस संस्था को लेकर के आई और इस संस्था की अग्रणी बनी। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है 1897 में। 97 में दिख रहा है, 1897 में आता है आपका रामकृष्ण परमहंस मिशन। रामकृष्ण मिशन कहा जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के संस्थापक हैं। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन सभी समाज ने भारत में होने वाले जितने भी रूढ़ियों का था, जिस रूढ़ियों में भारतीय समाज जकड़ा हुआ था,
उसको दूर करने का अथक प्रयास किया। सामाजिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे उस समय भी बहुत प्रयास हो रहे थे। कई छोटे-मोटे बड़े प्रयास हुए, जिसमें एक नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया और विधवा विवाह के लिए ये अंतिम समय तक लड़ते रहे। ये क्या है इनका नाम? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है? तो ऐसे कई सारे ऐसे नाम हैं जो इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे भी जो एफर्ट करते रहे। तो भारतीय समाज में नव जागरण फैलाने का काम और स्वाधीनता आंदोलन में और ज़्यादा क्रांति लाने का कार्य ये समाज भी अपने-अपने स्तर पे धीरे-धीरे कर रहे थे। ठीक है? को आप देख सकते हैं। इन्होंने कई समाज को जागरूक किया, स्वदेशी की मांग की, अपने समाज में लोगों को उनकी गुलामी का एहसास दिलाया। इस छोटे-छोटे स्तर पे बहुत बड़ा ऐसा क्रांति आंदोलन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे छोटे-छोटे स्तरों पे वो गाँव-गाँव के लोगों को, जन-जन को जागरूक कर रहे थे, जिसने कहीं न कहीं स्वाधीनता आंदोलन में छोटा-छोटा सा ही सही लेकिन बड़ा प्रयास किया है मिला कर के। ठीक है? तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक।